फिर से निशाना साधा है। सिवान की जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह अपनी बात कर रहे थे। लालू के जंगल राज को सिवान ने सहा है। अमित शाह कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन के अत्याचार को सिवान ने सहा भी है और वो हमेशा अटल है, या कह सकते हैं कि वो लोगों के दिमाग में वहां पर दो तरह के लोग हैं। एक उनको साहब कहते हैं और दूसरा उनसे डरने वाले लोग हैं और आज उनको नकारने वाले लोग हैं। इन दोनों के बीच का ही बंटवारा है और इसी को पार्टियां अपने हिसाब से बांटना चाहती हैं। शहाबुद्दीन के बेटे को लालू ने टिकट दिया है, ये मुद्दा फिर से अमित शाह ने उठा दिया। सुनते हैं। ये लालू राबड़ी के जंगल राज को ये सिवान की भूमि ने सहा है। शहाबुद्दीन का पूरा खौफ, अत्याचार, हत्याएं, ये सारा सिवान ने सहा है। भूमि लहलुहान हो गए, मगर सिवान वालों ने झुकने का नाम नहीं दिया। लालू रबड़ी राज को समाप्त 20 साल तक एक कैटेगरी हिस्ट्री सीटर शहाबुद्दीन 75 केस, 2 कारावास, ट्रिपल मर्डर, एसपीएस सिंगल पर हमला, चंद्रशेखर और 2 साथियों का हत्या, छोटालाल गुप्ता का हत्या, मुन्ना चौधरी का हत्या, व्यवसायियों के बेटे को तेजाब में नहलाकर गला दिया था। ये लालू एक बार फिर से शहाबुद्दीन के जरिए लालू परिवार पर निशाना साध रहे हैं, उसी जंगल राज पर जिस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं, बार बार उसको याद भी दिला रहे हैं। फैजान साहब, अब सवाल यह है, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में और व्यवहारिक जीवन में ये सबको पता है कि जिसकी जो कमजोर कड़ी होती है लोग उसी को दबाते हैं, और मुझे लगता है कि शायद जंगल राज वो कमजोर कड़ी है। आप कितना भी नकारें, घूम फिर कर बात उसी पर होगी। वो कितना भी नकारें, कांग्रेस कहे कि नहीं मीडिया भी इसमें शामिल हो गया है, वो उनका अपना तय करने का अधिकार है, वो तय करते रहे। लेकिन नेता तो बोल रहे हैं ना, आप भी उनको जवाब दीजिए। उनकी कमजोर कड़ी आप याद दिलाइए कि भाई हमारे या उनके जंगल राज का अगर आप जिक्र कर रहे हैं तो आपके सुशासन का ये हाल है। वो सुशासन का हाल बताने में और वो जंगल राज की याद दिलाने में कौन आगे दिख रहा है, एजेंडा कौन सा मजबूत दिख रहा है। छोड़ दीजिए मीडिया को भी, अगर हमें आप किनारे कर दीजिए, एक दौर में जेल में भी डाल दिया जाता था, आज किसी को कोई गोदी मीडिया कह रहा, लेकिन खुद नेता कितना जवाब दे पा रहे हैं। इसी बिहार में एक नेता एसआईआर को सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर लाए थे। आज गोपाल भाई कह रहे हैं कि नहीं, वोट चोरी करके वो जीते हैं तो चुनाव का बहिष्कार करने का अधिकार इनके पास था, वो हिम्मत भी इनके पास थी, क्यों नहीं दिखा पाए हिम्मत। एजेंडा कोई और सेट कर रहा है और आप बैठे हैं चुनाव लड़ने के लिए, यह भी आरोप लग जाएगा। देखिए, आज जंगल राज की कहानी समस्तीपुर और बेगूसराय से लेकर सिवान तक सुनाई गई है। जंगल राज की कहानी 20 साल पुरानी है। अब ये 20 साल पुरानी कहानी को फिर कुरेदा जा रहा है, फिर उसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, और ऐसे लोगों को ये बताने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने उस जंगल राज को, कोट अनकोट जंगल राज को नहीं देखा है। देखिए, चाहे वो बीजेपी हो या जेडीयू या आरजेडी, सभी का फोकस जो है वो डेवलपमेंट पर न हो करके कुछ पुरानी बातों पर जरूर हो रहा है। मुझे लगता है कि जो जंगल राज की कहानी बताई जा रही है वो डराने के लिए है, और जो डेवलपमेंट की कहानी बताई जा रही है वो लुभाने के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तो कहा ही, आपने बताया कि समस्तीपुर में 27 बार जंगल राज का नाम लिया। कल भी उन्होंने एक ऑनलाइन युवाओं के साथ इंटरेक्शन किया था, उसमें युवाओं को उन्होंने, और खासतौर से अपनी बीजेपी की जो यूथ विंग है उसको कहा कि गांव में, देहातों में, ब्लॉक में, हर जगह वो मीटिंग करें और उसमें सीनियर सिटीजन्स को बुलाएं। मैंने सीनियर सिटीजन जो 60, 65, 70 साल के लोग हैं उनको बुलाएं और उनसे जंगल राज की कहानी के बारे में
वो कहें कि वो लोगों को, खासतौर से नौजवानों को जंगल राज की कहानी बताएं कि जंगल राज क्या था, क्या होता था, कैसे होता था, उसमें क्या क्या लोगों को मुसीबतें झेलनी पड़ी या जो कुछ हुआ, भागना पड़ा, पलायन करना पड़ा, ये सब बताने के लिए। क्योंकि देखिए, जो आज का जो नया वोटर है, जो 18 साल से ज्यादा का हो गया, 20 साल 25 साल का है, उसको नहीं मालूम कि जंगल राज क्या है। जाहिर है कि जब वो 20 साल पहले 5 साल का बच्चा था तो वो नहीं जानता था कि वो क्या है, या 10 साल का भी अगर बच्चा था तो जंगल राज के बारे में उसको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन अब उसको कहा जा रहा है कि बताया जाए जंगल राज क्या है। तो ये मुझे लगता है कि ये एक अटेम्प्ट तो जरूर है, लेकिन साथ साथ अगर डेवलपमेंट की ही बात की जाए कि भाई नहीं, मैं फैजान जी, मैं इसीलिए कह रहा था, आपने दो शब्दों में आपने समेट दिया कि एक तरफ डराने की बात है और दूसरी तरफ लुभाने की बात है। अब वो लुभाने में भी देखिए दोनों लोग हैं, सत्ता में बैठे वाले भी हैं, वो भी कह रहे हैं कि और विकास करा देंगे, और जो विपक्ष में है वो भी कह रहे हैं कि हम आएंगे तो ही विकास कराएंगे। तो लुभाने में तो दोनों आ गए, डराने वाले में वो लोग हैं जो कि सत्ता में अभी बैठे हैं, और जिन लोगों ने डराया था उन पर आरोप है वो कभी सत्ता में थे। मेरा सवाल बड़ा छोटा सा है, उसके बाद मैं नीलकमल के पास जाऊंगा, गोपाल जी के पास जाऊंगा, कि अब वर्तमान पर ही अगर हम बात कर लें तो वो डराने वाले कितने मजबूत हैं, वो डरने वाले कौन हैं, उनका वर्तमान क्या कमजोर है। अगर वाकई अभी से गोपाल कृष्ण को यह लग रहा है कि उन्होंने चोरी से, लूट से या जैसे भी सत्ता हासिल कर ली, तो फिर इस बार भी शायद वैसे ही करेंगे, तो फिर ये चुनाव में क्यों है। अगर ये विपक्ष बहिष्कार कर देता पार्टी के तौर पर कि हम नहीं लड़ रहे चुनाव, तो लगता कि हाँ ये मजबूत है। अब जब आप चुनाव लड़ रहे हैं तो वहां पर विकल्प क्या है, क्या उन मुद्दों को ये लोग काट पाएंगे जिसको वो बार बार याद दिला रहे हैं, वो कह रहे हैं बार बार जंगल राज जंगल राज, तो उसकी काट आज के विपक्ष के पास क्या है, अगर है तो वो बताइए। पर्याप्त राज, सबसे बड़ी बात ये है। आ रहा हूं गोपाल जी, आ रहा हूं, फैजान भाई से सवाल है, उसके बाद आ रहा हूं। हाँ देखिए, ये तो सही है कि इस चुनाव में शायद कोई दोनों ही जो गठबंधन है उनके लिए कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। ये एनडीए जो है वो जंगल राज की बात को उठा रहा है, और महागठबंधन की तरफ से ये कुछ डिस्टरबेंस बीच में हो रहा है। बोलिए, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है, बोलिए। और महागठबंधन की तरफ से ये किया जा रहा है कि भाई 20 साल की सरकार में इन्होंने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया वो हमारे कहने पे किया, या हमने जो करने की कोशिश की या कहा उसको उन्होंने कॉपी किया, उसको नकल किया, ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि जो नए नए जो लुभावने वादे किए गए, या जो मुख्यमंत्री ने इधर पिछले कुछ महीनों में जो बढ़ा चढ़ा करके दिया, या तो ये भी हमारा ही कंसेप्ट था, उसी को उन्होंने किया कि नहीं, ये तो दोनों तरफ से फिर कहा जा रहा है ना, वो भी कह रहे हैं ये भी कह रहे हैं, वो जमीन पर कितना। अच्छा गोपाल भाई, आप जल्दी से अपनी बात रखें, उसके बाद मैं नीलकमल के पास जाऊंगा। आपसे जो सवाल था मेरा, बाकी लोगों ने भी सुना कि काट क्या है, अगर वो बार बार जंगल राज पर ही आपको ले जा रहे हैं, वो लालू के उस दौर को अगर याद दिला रहे हैं, तो उसको आप कैसे काट रहे हैं। काट तो ये है कि सबसे पहले दुर्भावना कितना है प्रधानमंत्री जी का बिहार के लिए कि झूठ मूठ का कहानी सुना के, कोई देशभक्ति की कहानी तो है नहीं कि आप झूठ मूठ का युवाओं को सिखाना चाह रहे हैं। अरे युवाओं को सिखाना है तो आजादी की लड़ाई की कहानियां सुनाइए, वो उपयुक्त रहेगा। डेवलपमेंट की कहानी सुनाइए, इसरो डीआरडीओ की कहानियां सुनाइए, वो उपयुक्त रहेगा। ये कहानी सुनाने का कोई मतलब नहीं प्रधानमंत्री जी। कौन सी कहानी? लेकिन यही कहानी जो 20 साल का पुराना का जो कहानी गढ़ते रहते हैं, वो गढ़ते हैं, वो सच है। लेकिन सत्य है या नहीं, सत्य तो हिरोशिमा पर बम गिरा देना भी सत्य है। अच्छा, तो था ना सत्य, दिया था, वो भी कोई नकार थोड़े ना सकता है। वो हाँ, तो वो रोज गप नहीं करता है जापान और जर्मनी, तो उस पर आप मत जाइए। आप बताइए जो युवा को रोजगार दे सके। तो हिरोशिमा को याद ही कर रहा है, मैंने तो याद दिलाया नहीं, आपने तो याद किया, वही वो भी याद दिला रहा है। बिहार को होनहार बना सके। प्रधानमंत्री जी इतने दुर्भावना से ग्रसित हैं कि युवा को अंधकार में ढकेल रहे हैं कि भाई जंगल राज ऐसा था वैसा था। तो आप तो उससे अच्छा, तो आप बताइए कैसा था जंगल राज, कैसा था? कैसा नहीं था, अभी आप बताइए कि आपने पुलवामा में क्या किया। अच्छा, पुलवामा याद दिला रहा है। कैसे हुआ, आपके यहाँ सैनिक कैसे शहीद हो रहे हैं, आपके ट्वीट करने पर सरेंडर बोल जा रहे हैं। सुनाइए ना कहानी। ये मुद्दा है बिहार का इस समय, सरेंडर कर देना, ये सब मुद्दा है बिहार का। सरेंडर कर जा रहे हैं। किसी मन से इसका जिक्र किया गया?
गोपाल भाई दिल पे हाथ रख के बताइएगा, किसी मन से आपका जिक्र किया कि आपके किसी नेता ने इसका जिक्र किया कि कौन सरेंडर कर रहा है? का चुनाव बिहार की जनता, जिस जनता ने झेला उस जनता ने बदला, प्रधानमंत्री को वोट दिया रोजगार के लिए। बदल दिया प्रधानमंत्री? कुछ नहीं हुआ। नहीं, प्रधानमंत्री बदल दिया नहीं, प्रधानमंत्री जो मोदी जी आए 14 में, अच्छा आए मतलब क्या अवतरित थोड़े ना हुए हैं, आए मतलब चुन के ही आए ना। यहाँ सरकार, अरे हड़बड़ाइए नहीं, छोटा हड़बड़ा तो आप रहे इसीलिए इधर भाग चले गए, जापान चले गए, अरे मैं जंगल राज पे भी पूछ रहा था, आप हिरोशिमा चले गए। 4 से अब थोड़ी देर में ट्रंप याद आएंगे क्योंकि सरेंडर तो आपको याद ही आ गया है। मेरा सवाल गोपाल भाई ये है कि आपके किसी एक मन से क्या सरेंडर वाला इस वक्त मुद्दा उठाया गया है बिहार में मुद्दा? अगर है तो उस पर चर्चा जरूर करूंगा, आप ही से पूछूंगा सवाल। सब जनता के जहन में है। अच्छा, जनता के जहन में बर्बाद कर दिए, जनता के जहन में है, आपके मंच में कहां है, आपके मंच पे कहां है? ट्रेन का रोज दुर्घटना हो रहा है, निर्दोष मर रहे हैं, ट्रेन की पटरी को देखने वाला कोई नहीं है, 2.5 लाख पद रेलवे में खाली है, लेकिन अगर छात्र मांगेगा तो उस पर लाठीचार्ज किया जाएगा। तो लोग जान रहा है ये सब कहानी वर्कआउट ऑफ प्रधानमंत्री का होने वाला नहीं है, इसलिए फेलियर प्राइम मिनिस्टर और यहाँ का फेलियर गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट क्या, यहाँ तो अचेत अवस्था में पड़े मोदी, ये नीतीश जी हैं, अचेत अवस्था में है, कौन मालिक है ये कह नहीं सकते हैं। तो इस तरह की विडंबना भारत अचेत अवस्था से याद आया कि अचेत अवस्था में तो ये भी कहा जा रहा है कि एक नेता भी आए थे, 2 महीने बड़े सक्रिय रहे, फिर से बिहार में वो अचेत अवस्था में है। कहने वाले तो कुछ भी कहते रहते हैं, जैसे आप भी कह रहे हैं वैसे वो भी कह रहे हैं। बहरहाल नीलकमल भाई, गोपाल जी का ये दर्द है, गोपाल जी कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री उन मुद्दों को क्यों याद दिला रहे हैं, या फिर एनडीए उसमें घटक दल हैं, बाकी नेता हैं, अमित शाह भी आ गए, देखिए तमाम दिग्गज हैं, इनके यहां भी दिग्गज आएंगे, सबको आना भी चाहिए, वो पुराना दौर याद क्यों दिला रहे हैं? क्यों याद दिला रहे हैं कि जंगल राज कभी होता था, उसको भूल जाना चाहिए? और वो क्यों बार बार याद दिला रहे हैं, कहीं नहीं उसी को हम याद दिलाएंगे? देखिए, एनडीए के नेताओं का, खासकर नीतीश कुमार की बात अगर सुनेंगे आप, तो बार बार ये बोलते कि 2 बार हम गलती कर गए, तीसरी बार अब नहीं जाएंगे, अब हम एनडीए के साथ ही रहेंगे, बीजेपी के साथ ही रहेंगे। वो लगातार यह बोलते हैं कि उनकी फितरत बदलने वाली नहीं है। हमने 2 बार उनका साथ लिया, दोनों बार साथ जो छोड़ा है उनका, तो वो उसी लिए कि पुराने ढर्रे पे ही चल रहे थे, उसी लिए नीतीश कुमार ये बात लगातार कर रहे हैं। अच्छा, अगर इस चुनाव की बात की जाए, 2025 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए, तो अभी से लगभग 2 महीने पहले तक महागठबंधन और एनडीए के बीच में नेक टू नेक लड़ाई दिख रही थी। बिल्कुल दिख रही थी, ये लड़ाई लग रहा था कि नेक टू नेक होगा और इसमें किसी का भी पलड़ा भारी हो सकता है। तेजस्वी को एज थोड़ा सा मिला हुआ था, तेजस्वी जिस प्रकार से मेहनत कर रहे थे, सारे कर रहे थे, सारा इसमें जो है पानी फेर दिया राहुल गांधी के वोट अधिकार यात्रा ने। आपने सुना होगा कि ये बहुत वायरल भी हुआ था, तेजस्वी वो बार बार वोट चोरी, जैसे कृष्णा जी कह रहे हैं ना, वोट चोरी हुआ, वैसे ही राहुल गांधी वोट चोरी एसआईआर कर रहे थे। तेजस्वी यादव बेचारे बैठ करके बोल रहे थे कि आप बेरोजगारी का मुद्दा उठाइए, रोजगार का मुद्दा उठाइए और पलायन का मुद्दा उठाइए, लेकिन राहुल गांधी वोट चोरी पूरे चुनाव जो महागठबंधन का जो सिनारियो बना हुआ था उसको बेड़ा गर्क कर दिया राहुल गांधी ने। पाकिस्तान से सरेंडर करके अब जो है तेजस्वी यादव अकेले कमाल। अरे गोपाल भाई रुक जाइए, बिहार पे रहिए, कहाँ पाकिस्तान पे जा रहे हैं? नीलकमल आपको अच्छा याद दिला रहे हैं भाई। कई बार कमजोर नस दबती है तो ऐसे ही फड़फड़ाना होता है। सुन तो लीजिए उनको। अरे आए तो वो लेकर आए, देखिए बढ़िया मुद्दा बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं आए, कि रोजगार का मुद्दा था यहाँ पर। आपके यहाँ पर आपके नेता अगर नहीं आए होते ना तो यहाँ पर रोजगार का मुद्दा था। आप सुन लीजिए, जरा बोलने दीजिए ना, लोकतांत्रिक व्यवस्था में बैठे हैं, लोकतंत्र में सिर्फ बोलना नहीं होता है, सुनना भी होता है। सुनिए ना नीलकमल को। हाँ नीलकमल, अब देखिए कि अब ये देखिए, वोट चोरी का मामला या एसआईआर का मामला किसी भी मंच से कोई नेता नहीं उठा रहे, ना महागठबंधन के घटक दल के खुद कांग्रेस के नेता नहीं उठा रहे हैं। और आप यही देखिए कि अगर वोट चोरी का मामला, पिछले बार वोट चोरी से जीत गए और खुद ही महागठबंधन के लोग कहते हैं कि हम मात्र 12,000 वोट से जीते हैं, हारे हैं। दोनों के वोट प्रतिशत का अंतर जो है, वोट शेयर जो हुआ था दोनों गठबंधन के बीच में, तो 12,000 वोट ही कम थे महागठबंधन को, इसलिए सरकार नहीं बनी। तो वोट चोरी होता तो 12,000 से कैसे हारते वो? तो ये खुद अपनी बात को कंट्राडिक्शन करते हैं। लोग समझदार हो गए हैं, जनता समझदार है, जनता समझती है इस बातों को कि कौन किस वक्त क्या कहता है और कैसे अपने मतलब कि अपने स्वार्थ के लिए और किस प्रकार से अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए कौन सी बात कौन कब कहता है, किस पर आक्षेप लगा देगा। पत्रकारों को जब गोदी मीडिया। अच्छा नीलकमल एक छोटा सा सवाल मैं लूंगा, उसके बाद मैं एक बड़ी खबर की तरफ जाऊंगा। मेरा सवाल यह है
कि जब बिहार में इतने बड़े मुद्दे उठाए जाते हैं और तमाम नेता आ रहे हैं, जिसमें बार बार कहा जाता है कि 2 लोग गुजरात से आते हैं और मैं बिहार का हूं, यानी तेजस्वी कहते हैं कि मैं बिहार का हूं, मेरे पिता नहीं डरे तो मैं कहां से डर जाऊंगा। क्या ये सेंटिमेंट को हिट करता है? ये भी अपने आप में मुद्दा बन सकता है, उम्मीद कर सकते हैं? अगर है ऐसा तो हो सकता है कि शायद उनके लिए एज हो तेजस्वी के लिए। नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं बनता है। मोदी जी और अमित शाह की क्रेडिबिलिटी इतनी है कि कहीं कोई मुद्दा बन ही नहीं सकता। बाहरी बनाम ये पूरा भारतवर्ष एक है, कोई कहीं बाहरी नहीं है। ये अलग बात है कि चुनाव ये यहाँ से नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि वोटर यहाँ के नहीं है। इसी प्रकार से इनके एक प्रत्याशी श्वेता सुमन, उनका उसीलिए ये नामांकन रद्द हुआ है क्योंकि वो यूपी की रहने वाली थी और यहाँ से नामांकन पत्र भर दिया था। चुनाव आयोग ने आरजेडी के उस प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते। बस इतना है, पूरा भारतवर्ष सभी का है। आप यहाँ से हैदराबाद चले जाए, वहां आप रह सकते हैं, आप बाहरी थोड़ी हो जाएंगे वहां के लिए। जानकारी दे देते हैं। ठीक बात है। एक बड़ी खबर का रुख करता हूं, उसके बाद गोपाल भाई आपके पास भी आ रहा हूं, श्याम जी आपके पास भी आ रहा हूं। बिहार के बक्सर में गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से एक रैली को संबोधित करते हुए बोले हैं कि 14 नवंबर को लालू के बेटे का सुपड़ा साफ हो जाएगा। बड़ा प्रहार किया उन्होंने। 14 नवंबर को एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए की ही सरकार बनने वाली है और नेतृत्व बिहार में क्या होगा, किसका होगा, ये फिलहाल महागठबंधन उनसे सवाल पूछ रहा है। तो एक बड़ा हमला है एक बार फिर से अमित शाह का। आपको 14 तारीख का परिणाम जानना है क्या? जानना है? जोर से बोलो, जानना है क्या? 14 तारीख को दोपहर 1 बजे लालू के बेटे का सुपड़ा साफ होने वाला है और फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहां एनडीए की सरकार बनेगी। आपको 14 बहरहाल श्याम जी, अब बड़ा हमला है और लगातार ये हमला होता रहेगा, विपक्ष की तरफ से भी पक्ष की तरफ से भी। लेकिन खबर इसमें यह है कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि सुपड़ा साफ हो जाएगा 14 तारीख को, कितने बजे उन्होंने समय बता दिया, लेकिन एक शब्द भूल गए। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार बनेगी। हालांकि बीजेपी वालों से पूछो तो वो कहते हैं कि भाई एनडीए की सरकार बनेगी, नेतृत्व होगा नीतीश का। नाम भी ले लेते, मुझे लगता है शायद तो बेहतर होता। नहीं, आपने तो आधी खबर सुनाई बॉस। हाँ। शाह जी ने तो कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। हाँ। ये बात कही। नीतीश कुमार के नेतृत्व में तो नहीं कही, वो तो मैं इसके पहले भी कहा था। हाँ। इस बार महाराष्ट्र होगा, अगर एनडीए की गवर्नमेंट बनी तो महाराष्ट्र होगा, इसलिए उसमें कोई शक नहीं। और दूसरी बात, ठीक है सुनने में खराब लग सकता है, लेकिन गोपाल जी ने सही कहा, जो सच है सही है। खराब किसको लग रहा है? आपको सुनाने में खराब लग रहा है क्या? तो ये सुनने में भी होगा, ये राजनीति है, कोई अमर होकर नहीं आया है। हो सकता है कुछ लोगों को याद आता होगा कि वो अमर थे, वो चाहते थे कि वही सत्ता में हमेशा रहे, ये बदलाव होगा। श्याम जी कंटिन्यू करिए। हाँ, नीतीश जी जो हैं सो बहुत लोकप्रिय नेता हैं और इतने लोकप्रिय हैं कि कभी भाजपा के भी पाले में खेल लेते हैं, कभी आरजेडी के भी पाले में, लेकिन उनकी उम्र हो चुकी है और उम्र जनित कुछ व्याधियां उनको हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में अगर उनको चेंज किया जाए तो कोई खराब भी नहीं है। अगर बीजेपी हो सकता है सोच रही हो कि हम अपनी सरकार बना के ज्यादा अच्छा करेंगे, हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, करे। लेकिन एक चीज और है कि गृह मंत्री ये कैसे जान रहे हैं कि 14 तारीख को इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा? अभी से कैसे जान रहे हैं? चुनाव तो एक लड़ाई है, चुनाव एक लड़ाई है और इसमें हम लोग भूले जा रहे हैं। हम दोनों गठबंधन, इंडी गठबंधन और एनडी गठबंधन की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई तीसरा भी तो है यहाँ पे, जनसुराज भी है। बिल्कुल, और जनसुराज का खेल बिगाड़ेगा। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, नहीं बोलिए। 1 साल हुआ होगा, 1 साल भी नहीं हुआ। झारखंड में चुनाव हुआ था, इसी बिहार से कट के झारखंड बना और वहां पे जयराम महतो एक लड़के ने नई पार्टी बनाई जेएलके, और उसने खेल बिगाड़ दिया और बीजेपी जानते हैं कितने में सिमट गई? 21 सीटों पर सिमट गई, 81 में 21 सीटों पे सिमट गई। सिमटी की नहीं सिमटी बताइए, सामने है। तो जनसुराज पर सारा कुछ डिपेंड करेगा कि वो कितना वोट काटते हैं, कितना वोट लाते हैं। अब खेल मेरी समझ से एनडीए और इंडिया
ब्लॉक के बीच नहीं रह गया है। खेल का मास्टर माइंड अभी, या कहिए मास्टर की अभी जनसुराज के पास है कि वो किसका अब श्याम जी देखिए, यही तो बात है ना, इस पर भी हो सकता है गोपाल भाई को या बीजेपी के प्रवक्ता होते तो उनको आप पर आपत्ति हो जाती कि हम ही दोनों खेल रहे हैं, तीसरे को कहां से ले आए आप मैदान में। ये भी देखिए उनकी नाराजगी की वजह बन जाती है। हम पत्रकारों को ये भी झेलना पड़ता है भाई, ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि नहीं, इस मैदान में हम ही दो खिलाड़ी हैं, तीसरे को कहां से ले आए। अब तीसरा वाला भी मीडिया से नाराज रहता है। वो देखिए कहते हैं कि नहीं, हमको तो कोई गिन ही नहीं रहा है। और आप कह रहे हैं कि नहीं, उदाहरण है झारखंड का, इसके पहले दिल्ली में उदाहरण था। अब दिल्ली वाले इस वक्त सत्ता में नहीं है, वो कहीं और चले गए। ये होता रहता है। और मैं बिल्कुल मानता हूं कि इस बिहार में भी हो सकता है कि इस पूरी त्रिकोणीय लड़ाई में या फिर दो लोगों के बीच की लड़ाई में कोई नया नतीजा निकल जाए। हाँ ठीक है, फैजान भाई सहमत हैं आप श्याम जी से जो कह रहे हैं वो, कि हम सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन और एनडीए की बात क्यों कर रहे हैं, इन्हीं के नेताओं की बात क्यों कर रहे हैं, उन्हीं मुद्दों की बात क्यों कर रहे हैं, जिस बात का जिक्र गोपाल जी भी कर रहे थे, नीलकमल भी कह रहे थे, आप भी सहमत हैं और श्याम जी भी कह रहे हैं कि विकास की बात करो। एक ऐसी पार्टी, एक ऐसे नेता हैं जो कहते हैं कि मैं ही जानता हूं विकास कैसे होता है, क्योंकि उनको अनुभव है मोदी जी के साथ भी काम करने का, नीतीश जी के साथ भी काम करने का, कांग्रेस के भी एक मुख्यमंत्री बन चुके हैं उनके साथ भी काम करने का, दीदी के साथ भी अनुभव है उनको साथ काम करने का। पूरे भारत का उन्होंने भ्रमण किया हुआ है, हर एक जगह के स्टेट का उनको आइडिया है कि विकास कैसे होता है। तो वो भी हो सकते हैं विकास में भागीदार। देखिए, विकास, चुनाव में विकास एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, क्योंकि बिहार तो वैसे भी बैकवर्ड स्टेट है। तो यहाँ एक विकास बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। पलायन को कैसे रोका जाए, ये बड़ा मुद्दा हो सकता है। यहाँ रोजगार के कैसे मौके बनाए जा सकते हैं, वो मुद्दा हो सकता है। लेकिन हम और हमारे नेता और हमारी पार्टियां और हमारे वोटर और मेरा समाज अगर जाति के मामले में अगर ऊपर नहीं उठेगा तो ये सब मुद्दे नहीं बन सकेंगे। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है इसके बारे में। आपने अभी अमित शाह का जो एक वीडियो दिखाया, उसमें उन्होंने कहा, भाई मुझे ये समझ में नहीं आता कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए सरकार कैसे बनेगी। क्या नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का पद छोड़ के बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? ये मुझे एक सेंटेंस ही कुछ अजीब सा लग रहा था। कई बार ऐसा होता है ना कि चेहरा जैसे राहुल के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी, वैसे ही नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार की सरकार बनेगी। नेतृत्व में इस तरह की बात होती है, ये कहते हैं, लेकिन वो एक पार्टिकुलर नाम लेकर के कह रहे हैं, और वो भी जो कि प्रधानमंत्री है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसके। और आखिरी में मैं देखिए एक बात और कहना चाहूंगा। अजान भाई कहने वाला मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। आप बोल लीजिएगा, आप बहुत देर से भी बोल रहे थे। मैं सिर्फ एक बात कह के खत्म करना चाहता हूँ बात की। देखिए, इस लाइव प्रोग्राम में कोई भी बात इस तरह की नहीं कहनी चाहिए जिससे किसी को, दूसरे को कोई तकलीफ हो या दूसरे को दिख हो। अगर नीलकमल के बारे में कुछ इस तरह की बात कही गई तो मैं उसे कंडम करता हूं। नहीं, ये बहुत अच्छा आपने किया, लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि नीलकमल आज के पत्रकार नहीं है। उन्होंने बहुत दौर देखे हैं और हर तरह से आरोप को सहने की उनको आदत है, और ऐसे आरोप लगते रहेंगे। दिल में ग्लानि हो रही होगी गोपाल कृष्ण के दिल में अभी भी ग्लानि हो रही होगी, लेकिन क्या करें बेचारे, अब इनकी पार्टी की तरफ से बोला जाता है ना कि जाके जितना ज्यादा मीडिया को कोस लेना, क्योंकि बाकी तो कुछ हो नहीं पा रहा है। लगा बुरा गोपाल भाई? नहीं कहनी, लगा बुरा? मुझे पता था बुरा लगेगा, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ, क्या करूँ। मुझे पता है आपकी सच्चाई, आपकी दिक्कत नहीं है, ये होता है। कई बार जब नसें दबती है ना, तो चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, किसी भी पार्टी के, उनके पार्टी के प्रवक्ताओं का दर्द भी हमें पता है भाई, कि उनको भी दर्द होता है। वो क्या करें, बोल दिया जाता है कि जाके बोल क्या हो। और सबसे बढ़िया है, बेहतर है, मीडिया पर सवाल उठा दो, क्योंकि जेल में भेजने का एक दौर होता था, अब सवाल उठा दो कम से कम। बहरहाल एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद गोपाल जी मैं आपके पास ही आ रहा हूं। बिहार चुनाव में अमित शाह ने घुसपैठ का मुद्दा फिर से उठा दिया। मुद्दा कोई नया नहीं है, लेकिन फिर से उन्होंने उठाया है। राहुल कहते हैं कि घुसपैठियों को बिहार में रहने दो। अमित शाह कह रहे हैं कि घुसपैठियों को नहीं रहने देंगे, हमने पहले से तय किया है। कांग्रेस घुसपैठियों का समर्थन करती है। अमित शाह इस बात को फिर से दोहराते दिखे, हमारी सरकार एक एक करके घुसपैठियों को बाहर करेगी। गोपाल भाई घुसपैठ का मुद्दा एंट्री ले चुका है, राहुल का नाम भी आ चुका है, और घुसपैठियों को बाहर करना है, यह बता दिया गया है। सुन लेते हैं जरा पहले अमित शाह क्या कह रहे हैं, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। अब ये राहुल बाबा कहते हैं कि घुसपैठियों को बिहार में रहने दो। सीवान वालों, मुझे बताओ,
ये घुसपैठियों को बिहार से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? मतदाता सूची में घुसपैठिए होने चाहिए क्या? जोर से बोलो, होने चाहिए क्या? मैं आपको वादा करता हूं, अभी तो चुनाव आयोग ने एसआईआर किया है, फिर से एक बार एनडीए सरकार ला दो, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर करने का काम भारतीय जनता पार्टी। तो फिर से उन्होंने याद दिला दिया और एसआईआर के जरिए घुसपैठ का मुद्दा उठा दिया राहुल जी का नाम लेके। चुनाव आयोग है, नाम देना, 5 नाम देना कि एक घुसपैठिए 5 है, इनके पास सिर्फ 5। क्या ये बोल दी लोग, चौथा फेल आदमी सब ये सब क्या बोलेंगे? गद्दी पा लेने से, पद पा लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है, समझे? अंग्रेज भी देश पर काबिज हो गए थे तो लुटेरे ही कहलाए ना। तो ये लोग भी वैसे ही लोग हैं, किसी तरह बन गए। अटल जी की भूमि थी, बन गए ये लोग। आकर 5 नाम दे वो घुसपैठिए का 5। अच्छा, अटल जी अब अच्छे लगते हैं, याद आती है उनकी? याद अटल जी की आ सकती है, उसमें कोई दुखद गद्दारी नहीं। कभी सरकार उनकी भी गिरा दी थी, आपने आज याद कर रहे हैं, ये होता हमने है, नहीं गिराई, ऐसे ही हमने दौर नहीं बदलता गिराई। रहता है, याद आप आती उनके रहती है। साथ नीलकमल, संगति अभी किए हुए नीलकमल, हाँ गोपाल भाई कुछ कह रहे हैं आप, कंटिन्यू करिए। आप लोग उनके साथ अभी संगति की है जिन्होंने 1 वोट से सरकार गिराई थी, आज मोदी के हनुमान बने हुए, उनसे पूछिए आप, हमसे मत पूछिए। कई ऐसे इतिहास में जाते हैं तो कई कई लोग किस्से हैं याद जो आते हैं। मजदूर समझते हैं ना बिहार को, जो नीलकमल, अब मजदूर यहाँ समझते पर हैं देखिए, ना, किसी आपके मुद्दे चेहरे को से आपको वादा उठाने करता से हूं। कोई रोक नहीं सकता, उसका जवाब कैसे देना है, यही मैसेजिंग का गेम है इस राजनीति में। घुसपैठ का मुद्दा बड़ी जोर शोर से उठाया गया है, हमने जंगल राज, हमने जमानत, उन तमाम मुद्दों पर पहले से चर्चा कर ली, उसमें गोपाल कृष्ण का दर्द भी देख लिया, आप पर प्रहार भी देख लिया, लेकिन आखिरी वार करना है बिहार की जनता को, उस वोटर को जो कि इस मुद्दे से कनेक्ट करती है या नहीं करती है। एस्टैब्लिश है ये मुद्दे या अभी भी ये इसी सहारे हैं कि वोट चोरी करके सत्ता में आते हैं? देखिए, पहले तो 2 बातें कहना चाहूंगा कि एक तो वो जो हनुमान जिसके कह रहे हैं, उनके वोट के कारण सरकार नहीं गिरी थी अटल जी की, वो ममता बनर्जी थी जो इंडिया अलायंस में शामिल है। दूसरी बात कि आज बिहारी के प्रति उनको इतना प्रेम दिख रहा है, वो बिहार में लेके आए स्टालिन को, और उनको जो बोलते थे कि बिहारी जो है वहां पर गंदगी साफ करने वाला होता है, और तो आज मोदी बिहार जी का लाठी प्रेम से इनको मारते दिख थे रहा है, बिहारी बिहारियों का को प्रेम गुजरात दिख रहा है। में। तो पुलिस, ये एक चीज हो गई। दूसरी बात, जो घुसपैठियों की जो सवाल उठाया गया है, तो नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से कहा है कि वो मिशन डेमोग्राफी यहाँ पर एक शुरू करने जा रहे हैं, और इसके एक स्टेप में आगे बढ़ गया है। अब यहाँ पर जो काम हो रहा है घुसपैठियों को जो यहाँ से निकालने के लिए, उनका एक पूरा एक खाका तैयार किया जा रहा है, अंदर अंदर काम चल रहा है डेमोग्राफी पे। चूंकि एक जिस प्रकार से नक्सलियों को साफ किया गया, और नहीं जो हुआ मार्च नक्सली साफ, 2026 जिस तरह से कश्मीर में हटा देने से साफ नहीं हुआ ना, कश्मीर जिस तरह से करके दिखा नक्सलियों दिया ना, को 2026 तक पहलगाम देश से कर दिया खत्म ना करने उसने, की बात की गई है। सैनिक शहीद हो रहे हैं ना, इसी तरह क्यों से झूठ बोलते हैं घुसपैठियों आप को लोग भी जी? हटाने की अब कवायद शुरू की गई है। वो और जो इसीलिए आप इसीलिए बिहार याद के दिला रहे सीमांचल हैं कि के भाई इलाके- फिर से सरकार बनाई है, हम सीमांचल उसे के पूरा इलाके करेंगे। में बहरहाल अब तुम समय की सीमांचल थोड़ी